नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। इस प्रश्नोत्तरी में हम देख रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल के पिछले कई प्रश्नों को हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है, और जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनको हम अपने आज के वीडियो में और आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियोज आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें ये PYQ है एक तरह से। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 21 प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें UGC नेट में आने वाली रचनाएं भी दी गई हैं, वो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। लेते हैं आज का पहला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल और जिनदत्त सूर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इन चारों ऑप्शन में। उपदेश रसायन के रचनाकार आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, जिनदत्त सूर्य। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको दिख गया, लेकिन आने वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको दिखेगा नहीं। पहले आप गेस करेंगे, फिर मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगी। ऐसे आपके दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपदेश रसायन आदिकालीन कवि जिनदत्त सूर्य द्वारा रचित रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है, जो अपभ्रंश भाषा में बद्ध है। यह ग्रंथ गीत नृत्य परक धारा का रासो ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह ग्रंथ गीत नृत्य परक धारा का रासो ग्रंथ है। अन्य रासो ग्रंथों को देख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि रचना है शालिभद्र सूर्य की। बुद्धिरास, ये भी रचना है शालिभद्र सूर्य की। पेढ़त रास के रचनाकार हैं मंडलीक। और जीव दया रास, जिसके रचनाकार हैं आसुग कवि। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल। तो इस प्रश्न के उत्तर पे स्टार लगा है, इसलिए निश्चित रूप से विवादित होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, जिससे हमें सही उत्तर की जानकारी मिलेगी। हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को सर जॉन जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। तो ग्रियर्सन ने 640 ईस्वी के आसपास का समय जो है वो समय से 1300 ईस्वी तक के समय को चारण काल नाम दिया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर C होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में पूछा है 700 से 1400 ईस्वी, तो थोड़ा सा हेर फेर है सन में, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है श्रृंगार, आख्यान, गेय या प्रबंध। तो बीसल देव रासो रचना है, ये एक श्रृंगार परक रचना है, लेकिन अगर शैली की बात की जाए तो इसमें गेय शैली का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया, और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो अगर ये भी पूछा जाए प्रश्न
कि कौन सी ऐसी हिंदी की पहली रचना है जिसमें 12 मासा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो वो रचना है बीसल देव रासो, जिसके कवि का नाम है नरपति नाल। अगला प्रश्न है बीसल देव राजसो के रचनाकार कौन है। देखिए अभी मैंने फोकस किया था उस लाइन पे और ये क्वेश्चन बन के आ गया कि बीसल देव राजसो के रचनाकार कौन है। तो टाइम ना लेते हुए सीधे ऑप्शन पे आते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, ऑप्शन ए। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी कौन थी, आपको बताना है कि बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी कौन थी। ऑप्शन है राजमती, रूपमती, नागमती या ज्ञानमती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजमती, ऑप्शन ए। निम्नलिखित रासो काव्यों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य एवं श्रृंगार काव्य है। देखिए ऊपर पूछा गया था किस शैली का काव्य है, जो शैली इसकी गेय थी, और इसमें कौन सा अगर रस की बात करें या ये काव्य जो है प्रेम काव्य था और श्रृंगार काव्य था। कौन सा ऐसा काव्य है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जस चंद्रिका। इनमें से कौन सा काव्य प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीसल देव रासो, जो कि रचना है नरपत नाल की। अगला प्रश्न है कि राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चले गए थे, कहाँ चला गया था। राजमती से रूठकर बीसल देव रासो कहाँ चले गए थे। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो उड़ीसा की तरफ चले गए थे राजमती से रूठकर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बीसल देव रासो में राजा भूर परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा कहलाता है, वहाँ चले गए थे। 12 वर्ष तक राजमती उनके विरह से दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। अगला प्रश्न है किस रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो या नरपत नाल का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो या दलपत विजय का खुमार रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आलखंड से जाना जाता है ऑप्शन सी, जगनिक का परमाल रासो ग्रंथ। इसकी व्याख्या देखते हैं। आदिकालीन कवि जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलखंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित करवाया। तो दोस्तों आलखंड परमाल रासो नामक ग्रंथ का एक खंड भी है और उसे आलखंड के नाम से जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर फिर से वही हुआ ऑप्शन बी, परमाल रासो। अगला प्रश्न है आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं। ऑप्शन है
भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक या चंदवरदाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जगनिक, जिन्होंने परमाल रासों की रचना की है और उसी परमाल रासों में आल्हा और उदल के चरित्र को वीरात्मक काव्य के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन में नहीं पढ़ती हूँ, डायरेक्ट उत्तर पे आती हूँ, ऑप्शन डी परमाल रासो, जिसके रचनाकार हैं जगनिक। अगला प्रश्न है परमाल रासो काव्यकृति के कवि का क्या नाम है? देखिए मैंने अभी आपको बताया और नीचे वही क्वेश्चन है। परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम जगनिक है, ऑप्शन बी जगनिक। अगला प्रश्न है आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऑप्शन है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमार रासों में या हम्मीर रासों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाल रासों में। अगला प्रश्न कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? जगनिक की रचना का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आलखंड, जिसे हम परमाल रासों के नाम से भी जानते हैं। आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? आपको ये बताना है कि आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। ऑप्शन है परमाल, जगनिक, कीर्तिदत्त या औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाल रासो, क्योंकि इस आल्हा और उदल का जिसमें वर्णन है वो उस रचना का नाम है परमाल। तो आल्हा और उदल एक सामंत थे, आप ये भूल ना करिएगा कि आल्हा और उदल राजा थे, वो एक राजा के सामंत थे और उन राजा का नाम था परमाल, राजा परमाल। आल्हा और उदल राजा परमाल के दरबार में सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासों में किया है। ऑप्शन है निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जगनिक किस काल के कवि हैं? क्योंकि ये आदिकालीन रचना है, इसलिए जगनिक को हम आदिकाल का कवि मानते हैं। ऑप्शन सी आदिकाल। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विधा की रचना है? आपको बताना है। ऑप्शन है सोहर, कजली, विरहा या आल्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आल्हा। ये आल्हा नामक विधा की रचना है और ये आलखंड से लिया गया है। आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और इसके रचनाकार हैं जगनिक। तो दोस्तों ये जो रचना है, ये जो रचना दी गई है वो ली गई है परमाल रासों से। आल्हा उदल की वीरता और फिर ये कुछ ज्ञान की बातें भी की गई थी, क्षत्रियों के ऊपर कुछ बातें की गई थी कि 12 वर्ष तक कुत्ते जीते हैं और 13 तक सियार, 18 वर्ष तक ही क्षत्रियों को जीना चाहिए वीरतापूर्वक और उससे आगे उनके जीवन को धिक्कार है। इन पंक्तियों का यही अर्थ हुआ और ये आल्हा विधा की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इनमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में ना होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है या आल्हा विधा है। अगला प्रश्न है रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा समावेशित है? ऑप्शन है श्रृंगार, विभस्त, वीर या शांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस
रचना में वीर रस के अलावा श्रृंगार रस भी मौजूद है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रासो काव्य का प्रधान रस वीर रस है, इसके अलावा इसमें दूसरा रस श्रृंगार रस है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन है इसलिए ये ना सोचिएगा कि इसमें विभस्त रस आएगा, इसमें वीरता के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। रासों की विशेषताएं क्या है? इसमें छंद वैविध्य है, सामान्यतः राजश्रय में लिखे गए ये ग्रंथ हैं, मुक्तक व प्रबंध दोनों रूप में हैं, सामान्यतः डिंगल भाषा में हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दियो चलि गज्जन नृप काज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? ऑप्शन है वीसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। जल्हड़ चंद्रवरदाई जी के पुत्र माने जाते हैं और ये कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उपर्युक्त युक्त में जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है। क्या वर्णन उस समय का है जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था? उस समय चंद्रवरदाई महाराज के साथ गए थे और अपने पुत्र जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। कहा जाता है कि जल्हड़ ने ही चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो की अन्य विशेषताओं को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की छंद विविधता के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दो रचनाएं हैं जिन्हें हम छंदों का अजायब घर कहते हैं। एक पृथ्वीराज रासो की छंद विविधता के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया मानते हैं। नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। ऐसे तो ये प्रबंध काव्य माना जाता है, लेकिन नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे घटना कोश भी कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे बृहत महाभारत कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छंदों का अजायब घर विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को कहा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका जो कि केशवदास जी की रचना है उससे कहा है। उम्मीद है ये इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीर गाथा काल में जो सारी रचनाएं हैं, शुक्ल जी ने 13 रचनाओं का उल्लेख किया है, उनमें सबसे जो लोकप्रिय थी वो रचना कौन सी थी? तो उस रचना का नाम है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं चंद्रवरदाई और उनके पृथ्वीराज रासो के विषय में। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को कहा जा सकता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पृथ्वीराज हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 समय हैं, या समय मतलब सर्ग या भाग हैं। कन्नौज इसका सबसे बड़ा समय कन्वज युद्ध है जो इसकी मूल कथा है। इसका सबसे बड़ा जो सर्ग है वो है कन्नौज, जिसका वर्णन कन्वज युद्ध है जो इसकी मूल कथा है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस महाकाव्य के नायक पृथ्वीराज हैं जो कि संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, खुमाण रासो या परमाल रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? ऑप्शन है विद्यापति, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई या अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक का क्या नाम है? तो ये पिछले प्रश्न से रिलेटेड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन फिर से वही, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है लुइपा, नरपतनाल, चंद्रवरदाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराजा हम्मीर के, महाराज वीसलदेव के, महाराणा प्रताप के या महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पृथ्वीराज को किसके प्रति प्रेम था? ऑप्शन है पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता या चंद्रिका। तो पृथ्वीराज ऑप्शन सी, संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी और जयचंद कन्नौज के राजा थे। ऑप्शन सी, संयोगिता। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन है राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह या अनंग पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम था सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है। एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो आपको बताना है कि बीसलदेव रासो किसकी रचना है। इसमें से बीसलदेव रासो रचना है नरपत नाल की, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई की, ऑप्शन 4। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक और खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसका सुमेलित क्रम एक बार देख लीजिए। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक और खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जगनिक, नरपतनाल, चंद्रवरदाई या दलपत विजय।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दलपत विजय। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या सिख साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिख साहित्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत युग और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। आप फिर से ध्यान दीजिए, मुख्यतः आदिकालीन रचनाओं में, वीरगाथाकालीन रचनाओं में किसका किसका उल्लेख मिलता है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, चारण साहित्य का और प्रकीर्णक साहित्य का, जबकि सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? ऑप्शन है हेमचंद्र, जोयिंदु, धनपाल या सोमनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोयुंद ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ आदिकालीन कवि जोयुंद ने किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगसार तथा परमात्म प्रकाश। योगसार जहां आध्यात्मिक ग्रंथ है, वहीं परमात्म प्रकाश आत्मा परमात्मा, द्रव्य, गुण, कर्म, पाप, पुण्य, परम समाधि इत्यादि का वर्णन करता है। जोयुंद को योगींद्र भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जोयुंद जो कवि हैं जिन्होंने दोहा काव्य की शुरुआत की थी आदिकाल में या अपभ्रंश भाषा में, उनको योगींद्र नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जिन्होंने किया था उनका नाम है जोयुंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? इसमें से ऑप्शन है संदेश रासक, जय मयंक जसचंद्र का, आलखंड या भक्तमाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भक्तमाल वीरगाथा काल की रचना नहीं है। ये रचना है नाभादास की, और नाभादास जो कि भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास ने भक्तिमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है, और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जसचंद्र का मधुकर भट्ट जी की रचना है। से सारी रचनाएं आदिकालीन रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाभादास। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।